अच्छा, तो हमने यहाँ पे छोड़ा था इसको कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, और सॉरी सॉल्व नहीं की, इसको ड्राइव कर लिया। हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो टर्म है इसको हम के से इसको कर दें रिप्रेजेंट, ठीक है, इसको के से डिनोट कर दें, ठीक है। और क्या करेंगे, जब हमें इसको यहाँ इधर लेना है डिनोमिनेटर में, तो हमारी ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है, ये बन गई। अब हमने क्या करना है, डेल्टा डेल्टा फाइंड करना है, ये चेंज हम फाइंड करना चाह रहे हैं ना बेसिकली। तो हमने सारा वो प्रोसीजर किया, स्विंग इक्वेशन को स्टार्ट किया। तो इस डेल्टा डेल्टा को फाइंड करने के लिए ना हमें क्या होगा कि हमें रूट्स निकालने होंगे सारे। तो हम क्या करेंगे जी कि ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है ना, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, और डेल्टा डेल्टा कॉमन ले लेंगे। तो हमारी जो ये इक्वेशन है कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। जब हम इसके रूट्स अगर निकालें ना, तो हो जाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट के ओवर एम माइनस के ओवर एम। इस इक्वेशन के रूट्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे। सारी मैथमेटिकल टर्म्स रिवाइज करना तो इजीली आप इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब पिछली में आपको बात बताना था कि ये जो देखें ना, ये जो रूट्स है ना, ये डिपेंड कर रहे हैं इस के की वैल्यू पे, ठीक है। के की जो भी वैल्यू होगी उस पर ये रूट्स डिपेंड कर रहे हैं। और के का फार्मूला क्या है, हम देख चुके हैं, के इसके इक्वल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन केस होंगे कि जब के की वैल्यू 0 है, जब के की वैल्यू लेस देन 0 है, एंड जब के ग्रेटर देन 0 है। तो हम इन तीन केसेस के लिए अपना रिस्पॉन्स चेक करेंगे कि सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आता है, इधर वो स्टेबल रहते हैं या अनस्टेबल हो जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जब के लेस देन 0 है, ठीक है। तो के लेस देन 0 क्या मतलब है कि ये वाली टर्म भी लेस देन 0 है, वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लेस देन 0 होने का मतलब है कि वो नेगेटिव है। तो अंडर रूट वाली टर्म में जो हमारे रूट्स निकले तो उसमें हम नेगेटिव के की वैल्यू पुट करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमारे जो रूट्स आ जाएंगे वो कहलाएंगे इक्वल एंड रियल रूट्स। और इक्वल एंड रियल रूट्स जब होते हैं तो रिस्पॉन्स उसका कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि कांस्टेंट होता है सी, और साथ एक्सपोनेंशियल टर्म आती है, ठीक है, प्लस फिर सी अदर कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे सी हो जाए, ए हो जाए, एक्स हो जाए, वो होता है इंटू एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। यानी कि जब इक्वल एंड रियल रूट्स हो ना, तो उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो उसी इक्वेशन को आप नेट से भी रेफर कर लें, तो मैंने उस फॉर्म में लिख दिया है जब हमारे पास रूट्स किसके इक्वल हैं, अंडर रूट की ओवर है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करो ना, तो हमारा रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है। अब इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा जो रोटर एंगल है ना वो बढ़ी जा रहा है। तो इस तरह का कुछ बिहेवियर होता है ना, तो हम उसे कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ रहा है तो बढ़ ही जा रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसलिए कहेंगे कि जब के लेस देन 0 है ना, तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। अब केस 2 है कि जब हमारा के ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वही सिनेरियो फिर से, के वाला जो के का फार्मूला है उसको हम लिख सकते हैं वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब अंडर रूट टर्म में हमने पॉजिटिव वैल्यू हम पुट की, तो पॉजिटिव टाइम नेगेटिव, हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव का मतलब होगा कि वो आयोटा टर्म है, ठीक है, आयोटा का मतलब है कि रूट्स कॉम्प्लेक्स है। तो आप नेट से देख लेना कि जब भी रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह की इक्वेशन से, जो मैंने अपने रिजल्ट में लिख दिया, उसमें अपलोड किया और अपलोड किया, ठीक है। और जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो इस तरह का रिजल्टेंट है, तो उसका अगर वेव फॉर्म हमें इस तरह की मिलती है। अभी जो वेव फॉर्म है ना, इसमें हम देख सकते हैं कुछ बाउंडेशन है, कुछ लिमिट्स है, बढ़ता नहीं जा रहा, बड़ा कम हुआ,
फिर बढ़ा फिर कम हुआ। ये साइकिल जो है ना आगे जाते जाते ड्रॉप होते जाएंगे, अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है या स्टेबल है। ठीक है, फुली स्टेबल नहीं है लेकिन मार्जिनली स्टेबल भी है, आउट ऑफ बाउंड्स नहीं जा रहे, स्टेबल होने के करीब है, कुछ 5-10 साइकिल्स बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स था ना ये था विदाउट डैम्पिंग। डैम्पिंग हम पढ़ चुके हैं कि डैम्पिंग क्या होती है, कि जब भी डैम्पिंग बेसिकली इसके बाय इटसेल्फ डेफिनेशन क्या है कि ऑसिलेशंस को सप्रेस करता है। डैम्पर एक ये होता है ना, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग ऑसिलेशंस को सप्रेस करता है। तो डैम्पिंग से क्या होता है, हमारी ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं। तो आप देखेंगे हमने डैम्पिंग की, जब डैम्पिंग इन्वॉल्व की तो ये ऑसिलेशंस कम होती हैं, अल्टीमेटली ज़ीरो होती है। तो जब के ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, इस तरह का सिनेरियो जब भी होगा तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा या माइनरली स्टेबल। ठीक है, तो माइनरली स्टेबल भी एक तरह का स्टेबल सिस्टम ही कहलाता है। और जब भी सिस्टम स्टेबल होता है ना तो उसके साथ एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की। जो ऑसिलेशन आ रही है उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, देन केस 3 है कि जब के 0 है उसमें क्या होगा, वो माइनरली स्टेबल होगा और उसमें रोटर एंगल डेल्टा 90 होगा। इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों केसेस को मैं कुछ इस तरह से इस फिगर से हम सम अप कर लेते हैं कि ये फिगर आपने पहले भी मैंने आपको कर्व ग्राफ बनाया था पिछले लेक्चर में, जब हमने स्विंग इक्वेशन पढ़ी थी, जहाँ मेरे ख्याल उसी में था कि इसको हम कहते हैं पावर एंगल कर्व। पावर एंगल कर्व हमें क्या बता रही होती है कि कितने रोटर एंगल पे हम मैक्सिमम से वेरी कर सकते हैं, हमें कितनी पावर मिलेगी, कितने रोटर एंगल पे कितनी पावर अचीव होगी। तो ये आपको पता है या पता होना चाहिए कि किसी भी मशीन की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उससे हम पावर ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा ड्रॉ करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगी, आउट ऑफ लिमिट चली जाएगी। तो ये पावर एंगल कर्व भी यही बता रही है कि किसी भी सर्टेन सिंक्रोनस मशीन की जो पावर ड्रॉ करने की लिमिट है वो डिफाइन करती है पी मैक्स से। इस पी मैक्स के अंदर हम रहेंगे तो हमारा जो रीजन होगा वो स्टेबल होगा, हमारी मशीन स्टेबल कंडीशन में रन होगी। अगर हम इससे ज़्यादा पावर लेने की कोशिश करेंगे, रोटर एंगल 90 से अबव जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि मशीन अनस्टेबल रीजन में चली जाएगी और जो रोटर है वो स्विंग इतना करता जाएगा और कंट्रोल नहीं होगा, सिंक्रोनिज्म लॉस होगा, फ्रिक्वेंसी आउट होगी और आपका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये तीनों केसेस को ये जो पावर एंगल कर्व है ये सम अप कर रही है। ठीक है, तो इसके साथ ये जो आज का टॉपिक है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी वो ख़त्म होता है। फर्दर इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स हैं, वो हादी सादात की बुक से आप उसमें रेफ़र कर लो, चीज़ों को पढ़ो अच्छी तरह, वीडियो से समझ जितना आता है समझो, बुक से रेफ़र करो। कोई क्वेरीज हो तो मुझे ईमेल करो। ठीक है, और इसकी एग्जांपल है वो सॉल्व करने की कोशिश करो, उसमें एज इट इज़ प्लग एंड प्ले है, जो फार्मूलाज हैं वो यूज़ हो रहे हैं एज इट इज़, और उसको समझो। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर नेक्स्ट टॉपिक से बनाएंगे। तब के ओके, अल्लाह हाफिज़।